गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग को कक्षा 7 विषय हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। कहानी का नाम है हिमालय की बेटियां। कहानी क्या नाम है? हिमालय की बेटियां। उनके लेखक है कहानी के श्री नागार्जुन। चलिए हम लोग आज ये कहानी पढ़ते हैं। जिस तरह पढ़ाएंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहानी स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है आपका। पार्ट कितना है? 3। पार्ट है आपका 3। पार्ट 3 है आपका। तो कहानी के लेखक हैं नागार्जुन। आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि नागार्जुन जो थे बिहार के ही थे, बिहार राज्य के ही थे। उनका जिला, उनका घर जो था दरभंगा जिले में था, है ना। और उन्होंने ये कहानी में बताया है हिमालय की बेटियां के बारे में। हिमालय की बेटियां अर्थात नदियां के बारे में। हिमालय की बेटी किसे माना गया है? नदी को माना गया है ना। उसी के बारे में ये लेखक जो है बताए हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या है नहीं है ना। हिमालय की बेटियां के बारे में अभी लेखक कह रहे हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। शांत, संवादता महिला के भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। बता रहे हैं लेखक, बताते हैं कि हम जब नदी को देखते थे तो जब हम डुबकी लगाते थे नदी में तो हमको ऐसा लगता था कि जिस प्रकार मेरी दादी है, मौसी है ना, मामी है, उसी प्रकार नदी भी क्या है? मेरी रिश्तेदार है। मेरी कोई ना कोई माँ है, कोई ना कोई ये है, चाची है, कोई ना कोई लगती है ना। पूरा इज्जत और विश्वास था नदी के ऊपर। परंतु अब अगला पैराग्राफ में कहते हैं, परंतु जब इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा यही यमुना की, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका छलछलाना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, जब भी इतना कौतूहल और विषम नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। मतलब लेखक कहते हैं कि ऊपर में क्या कह रहे थे, जब नदी को मैं देखता था बहुत इज्जत तो मेरी दादी और ये मतलब कि लगती थी। लेकिन अगला पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि जब मैं हिमालय के शीर्ष पर चढ़ा, हिमालय के मतलब कंधों पर चढ़ा, तो नदी जो है पूरा अलग टाइप का दिखा। उसको क्या दिखा? बहुत अलग टाइप का। वह हैरान हो गया क्योंकि वह नदी ऊपर चढ़ा तो लगा कि एकदम पतली दुबली, एकदम किस तरह छलछलाती बलखाती हुआ नदी बह रही है। इतना उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन वह सोच रहे थे कि इतना बढ़िया छलछला रही है और पर मतलब कि समतल धरती पर जाकर के, मैदान में जाकर के यह क्या हो जाती है, कैसे बिखर जाती है, कितना बड़ा रूप यह ले लेती है। इनके बाल लीला के रूप में बताया गया है। किनके बाल लीला के रूप में? नदी के बाल लीला के रूप में। क्योंकि हिमालय की बेटियां किसे बताया गया? नदी जब रहता है हिमालय से होकर गुजरती है तो बाल लीला उसको वहीं से छलछलाना। क्योंकि कोई भी पिता के घर में जैसे कोई भी लड़की रहती है ना, तो जब तक वो छोटी रहती है कैसे बल खाती है, इधर से उधर खेलती है, इधर से उधर उछलती है, कूदती है, उसे जरा भी कोई चीज का चिंता नहीं रहता। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसको वैसे वैसे कुछ ना कुछ अलग करने के लिए अलग करना वो चाहती है। उसी तरह ये नदी के बताया गया कि जितना मेरा ध्यान कली को छोटा छोटा चीज पर देख कर नहीं जाता था, अटकता है,
छोटी छोटी लड़की को देखकर नहीं आ सकता है जितना कि ये बेटियां, हिमालय की बेटियां को देख करके मेरा दिल कोतूहल हो गया है ना। मतलब कि बता रहे हैं ये लेखक कि बहुत ही अच्छा स्वभाव की ओर आती है, लेकिन यहाँ आकर के सब जगह फैल जाती है और मिल जाती है तो लगती है कितना विशाल रूप में आ गई है ना नदी। कहाँ ये भागी जा रहे, अब आगे कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन सा लक्ष्य है जिसमें इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो बता रहे हैं लेखक कि इतना भयानक पेड़ पौधे क्या रहता है, हिमालय जो है बहुत भयानक है, इतना भयानक, इतना मतलब कि इतना बड़ा अति छोड़ के वह जा रही है बेटी, इतना बढ़िया संसार छोड़ के जा रही है बेटी, तो वह कौन सा जगह जा रही है ना। क्योंकि उसके पिता तो बहुत बहुत प्यार करते हैं नदी को, तो बोल रहे पिता का विराट प्रेम पाकर, पिता और बेटी को कोई भी क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। विराट मतलब बड़ा, विराट मतलब क्या चीज बड़ा, इतना बड़ा अति छोड़ करके, इतना बड़ा चट्टान, इतना बड़ा पहाड़ छोड़ करके कहाँ यह नदी जा रही है। वह कौन होगा जो इसकी प्यास मुझे, मतलब वह कहाँ जा रही है जिसको वहां जाके इसको शांति मिलेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंदूर, अतिदिकताएं, सर्वज उत्पात काएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब यह जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीते बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय की इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मैदान मौन में सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मतलब बता रहे हैं इनका, ये अपने पिता के घर, नदी जो है अपने हिमालय, पिता अर्थात हिमालय के घर छोड़ करके जब ये जाती है तो इसको जरा से भी चिंता नहीं रहता, लेकिन यह जब एक जगह बैठती है, जाकर कहीं भी रुकती है, घाटियां उटियां में जैसे इधर से उधर मुड़ करके, इधर से उधर मुड़ के जाती है, तब इसको याद आता होगा किसका, अपने पिता का। लेकिन पिता को कितना बुरा लगता होगा। पिता, कोई भी बेटी अगर घर से, कोई भी बेटी अगर शादी तलाक हो जाता है, विदा हो जाती है, कितना उसको लगता है। उसी तरह इसको भी, नदी को, हिमालय को, नदी जब बह जाती है तो इसको बहुत ही अंदर से पूरा बहुत ही बेकार लगता है, टूटा टूटा सा लगता है। अगर कोई भी जाके पूछे तो उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द भी बाकी नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि कोई भी बेटी जब रहती है बच्चा से और बड़ी होती है, सियानी होती है, तो कुछ अलग करने के लिए सोचती है, कुछ शादी ब्याह करने के लिए सोचती है, कुछ और चीज करने के लिए सोचती है, माँ पिता के प्यार के बाद कुछ और पाने के लिए खोजती है। उसी प्रकार जब नदी कुछ दिन रह करके जब बाहर निकलती है तो वह कुछ अलग नया रास्ता अपने अपने बनाती है और अलग अलग जगह वह जाती है। अब आगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेमल, काबुल, कपिस्या, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। अगर सिंधु और हिमालय से मतलब कि ये दोनों मेन महानदी को गिनती में आता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है महानदी के गिनती में आता है। तो ये दोनों नदी से जाकर नदी में आती है, तो ये दोनों नदी से जाकर पूछे कोई पर्वत से, तो इसको सब नदी का नाम याद आ जाएगा, पूरी पूरी नदियां का जैसे नाम बतली है अभी। ये सब मिलने के बाद ये दोनों का, ये सब जाकर के सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है। जितना नदी का भी नाम बताएं सब कहाँ जाकर मिल जाती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में, है ना। सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। सिंधु नदी जो है, हम आप लोग को पता होगा कि पंजाब से होते हुआ जाकर के सागर में जाकर के गिर जाती है।
और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से होते हुए, भारत से होते हुए, फिर बांग्लादेश होते हुए जाकर के अरब सागर में जाकर के गिरती है। ये दोनों महान नदी है ना, बड़ा नदी है। अब आगे, स्वयं कुछ नहीं कर पाते लेकिन आपको स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसमें पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियां का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। लेखक ने बताया है कि कितना उसका भाग अच्छा है, मतलब कितना अच्छा भाग सागर का है जो हिमालय की बेटियां जाकर के उसमें मिलती है। अर्थात जो है इसमें बताया गया है कि हिमालय की बेटी का विवाह किसके साथ हुआ है, मगर सागर में जाके मिलती है। अर्थात उसका वो क्या हो गया, पति हो गया। किसका, नदी का पति कौन हो गया, बताया जा रहा है इसमें सागर को। नदी का पति किसे बताया गया है, सागर को। और हिमालय का दामाद किसे बताया गया है, सागर को, क्योंकि वो बेटी हो गई नदी और हिमालय क्या हो गया, हिमालय हो गया पिता, नदी हो गई बेटी, और सागर में जाकर के मिलती है नदी, तो सागर उसका क्या हो गया, दामाद हो गया, है ना। अब आगे, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूंदे हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावन प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कोई झिझक नहीं होती। मतलब कि जो यहाँ रहता है उसका कोई नहीं, लेकिन जब हम देखे थे, लेखक बता रहे अपने बारे में, जब वहां जाकर के देखे तो हिमालय जो है, हिमालय को पिता और नदी को बेटी, और जाकर के समुद्र में जाकर मिलती है, उनको दामाद कहने में उसे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगा, क्योंकि तीनों का संगम है ना, मिलन है। अब देखिए आगे, कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, देववर्ती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिपादन देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर प्रसन्न होगी, अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मैं तुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उन कवि को भी नदियों का सतेचन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक बता रहे हैं कि ये अभी से नहीं चलते आ रहा, अभी इसका वर्णन हम करें तो अभी से नहीं, ये कालिदास के से जब कालिदास जो थे उसी के समय से ये हो रहे थे। कालिदास ने बिरही यक्ष से कहा कि मेघदूत, अपने मेघ बादल से कहा कि आप जाइए और मेरा जो है एक देववर्ती मतलब बेतवा है ना, बेतवा नदी है, उसमें अपना पानी क्या करिए, बहाइए, उसमें पानी बरसाइए, इससे वह बहुत खुश होगी। क्या होगी, खुश होगी। और नदी को देखकर याद उसको आ गया कि ये जो भी ये नदी को अगर पहाड़ से या तो ऊपर से देखेगा नदी को, और जाकर के समतल को अथी में देखेगा, है ना, कुछ समतल मतलब क्षेत्र में देखेगा, तो उसको बड़ा ही मतलब अजीब लगेगा कि ये कैसे बलखाते जाती है नदी में, और समतल दर्पण में जाके एक जगह जाकर के सागर में क्या क्या होती है, सब मिल जाती है। उसको सब में एक ही इसका निचोड़ सबका निकलेगा, यही नतीजे पर पहुंचेगा, जो अभी आप लोग को बता रहे हैं, है ना। अब आगे, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले
यदि हम उन्हें नदियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़े आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम पेप्सी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, बहन और बहन का स्थान, जिसने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि लीड तिब्बत की बात मन उचट गया। तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिया पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल से असुर डाला, तना और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। वह बता रहे हैं कि ये इसका माता को छोड़ गया। नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा माता बोलते हैं, सरस्वती माँ बोलते हैं। इसी तरह सब नदी को माता को छोड़ के एक और भी सिर्फ नदी के रूप में भी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। क्योंकि ममता का ही धागा है, एक मान रहे ममता का धागा है, लेकिन ममता प्यार का एक और धागा हो सकता है, भाई बहन का होता है ना। तो वही बहन का स्थान भी लेखक ने इसको दिया है, किसको, नदी को। किसका स्थान, बहन का भी स्थान इसको दिया है। और जब मैं जिसे हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, एक और चीज इसको अपने साथ जोड़ सकते हैं, जो बहन बोले हैं, बहन को भी अपने साथ इसको नदी में जोड़ सकते हैं। मतलब नदी को माता भी बोल सकते हैं, नदी को माँ भी बोल सकते हैं, नदी को ये क्या बोले, दादी माँ भी बोल सकते हैं, फुआ भी बोल सकते हैं, मौसी भी बोल सकते हैं, और एक और नाम दिया बहन भी इसको हम बोल सकते हैं। जब मैं नदी के पास गया तो पैर नीचे करके लटका करके बैठ गया, है ना। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली पड़ गई, इसके बारे में मैंने सोचने लगा तो मुझे एक गाना याद है। लेखक बता रहे हैं, मुझे एक पैर लटका कर सतलुज नदी में बैठ गया और एक छोटा मोटा गाना गुनगुनाने लगा। कौन सा गाना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरन बहस तुम्हारी, है ना। बता रहे हैं कि जय हो, आपका क्या हो, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। सतलुज को क्या बताया गया है, बहन बताया गया है। क्या बताया गया है, बहन बताया गया है। लीला अचरज बहन तुम्हारी, लीला आपका क्या, अचरज है, मतलब कि अलग अलग है। कभी यहाँ छल छला रही है, कभी एक से सीमित हो गई, कभी बल खाते हुए चले, कभी अपना रास्ता खुद ढूंढ रही है। हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। इतना खुश कर दिया तुमको कि हम बलिहारी चल जाए, मतलब जो आप बोलिएगा वो हम कर सकते हैं। तुम बेटी या बाप हिमालय, तुम बेटी और बाप कौन है, हिमालय। नदी का बाप कौन है, हिमालय, है ना। प्राकृतिक नटी के चित्रित पट पर, मतलब प्राकृतिक का जो चिंतित पट पर चुपचाप हिमालय, मतलब कि हिमालय जो है बिना कुछ बोले बिना कुछ के चुपचाप बेचारा क्या कर दिए, नदी को बहा करके बैठे हुए, कुछ बोल नहीं रहे, शांति भाव में एकदम। बाप कौन, हिमालय बाप, है ना। प्राकृतिक नटी के विचित्र पट पर, प्राकृतिक मतलब होता है आसपास की अति, है ना। प्राकृतिक जो भगवान का दिया हुआ है, उसमें वह छल छलाती है, बल खाती है। नट्टी मतलब नटखट, नटखट तरह इधर से उधर इधर से उधर बल खाते रहती है नदी, है ना। अनुपम अनुभव छाव हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। बोल रहा अनुपम, अनुपम मतलब बहुत ही अच्छा, अद्भुत छाव तुम्हारी, तुम्हारी छाव क्या, बहुत ही अच्छा है ना। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, सतलुज बहन आपकी क्या हो, जय हो, है ना। अब आप लोग का कहानी क्या होता है, समाप्त होता है। अब इसमें आपका लोग का शब्दार्थ है, शब्दार्थ बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और क और ख को बनाना है, इसको बना करके फिर भेजना है आप लोग को। कहानी बढ़िया समझ में आ गया है तो ये वाला बनाना है। कालेक्टर ने नदियों को किस रूप में देखा था, पुतियों के रूप में, लोक माता के रूप में, या पंथियों के रूप में, या नव विवाहित स्त्रियों के रूप में। तो इसी प्रकार जो सत्य होगा उसी में एक 4 गो में ऑप्शन में एक ठो टिक करके भेजना है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़िए और ऊपर आश्रित शब्दों को उत्तर दीजिए। इसको पढ़ करके इसका क्या करना है, आगे ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह समझ करके इसका उत्तर देना है।
अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 8 क्वेश्चन आंसर है, इसको भी बना करके सर के पास क्या करना है, भेजना है ना। व्याकरण भी इसका क्या करना है, बनाना है। अब आगे आप लोग को अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अगला पार्ट है पार्ट 3 का, है ना। फूल कदम, क्या कहा है कविता का नाम होगा, फूल कदम। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं अगला वीडियो में। आपको स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसमें पर्वत राज हिमालय की इन 2 बेटियां का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। लेखक ने बताया है कि कितना उसका भाग अच्छा है, मतलब कितना अच्छा भाग सागर का है जो हिमालय की बेटियां जाकर के उसमें मिलती है। अर्थात जो है इसमें बताया गया है कि हिमालय की बेटी का विवाह किसके साथ हुआ है, मगर सागर में जाके मिलती है। अर्थात उसका वो क्या हो गया, पति हो गया। किसका, नदी का पति कौन हो गया, बताया जा रहा है इसमें सागर को। नदी का पति किसे बताया गया है, सागर को। और हिमालय का दामाद किसे बताया गया है, सागर को, क्योंकि वो बेटी हो गई नदी और हिमालय क्या हो गया, हिमालय हो गया पिता, नदी हो गई बेटी, और सागर में जाकर के मिलती है नदी, तो सागर उसका क्या हो गया, दामाद हो गया, है ना। अब आगे, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूंदे हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावन प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कोई झिझक नहीं होती। मतलब कि जो यहाँ रहता है उसका कोई नहीं, लेकिन जो हम देखे थे, लेखक बता रहे हैं अपने बारे में, जब वहां जाकर के देखे तो हिमालय जो है, हिमालय को पिता और नदी को बेटी, और जाकर के समुद्र में जाकर मिलती है, उनको दामाद कहने में उसे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगा, क्योंकि तीनों का संगम है ना, मिलन है। अब देखिए आगे, कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, देववर्ती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिपादन देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर प्रसन्न होगी, अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मैं तुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उन कवि को भी नदियों का सतेचन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक बता रहे हैं कि ये अभी से नहीं चलते आ रहा, अभी इसका वर्णन हम करें तो अभी से नहीं, ये कालिदास के से जब कालिदास जो थे उसी के समय से ये हो रहे थे। कालिदास ने बिरही यक्ष से कहा कि मेघदूत, अपने मेघ बादल से कहा कि आप जाइए और मेरा जो है एक देववर्ती मतलब बेतवा है ना, बेतवा नदी है, उसमें अपना पानी क्या करिए, बहाइए, उसमें पानी बरसाइए, इससे वह बहुत खुश होगी। क्या होगी, खुश होगी। और नदी को देखकर याद उसको आ गया कि ये जो भी ये नदी को अगर पहाड़ से या तो ऊपर से देखेगा नदी को, और जाकर के समतल को अथी में देखेगा, है ना, कुछ समतल मतलब क्षेत्र में देखेगा, तो उसको बड़ा ही मतलब अजीब लगेगा कि ये कैसे बलखाते जाती है नदी में, और समतल दर्पण में जाकर एक जगह जाकर के सागर में क्या क्या होती है, सब मिल जाती है। उसको सब में एक ही इसका निचोड़ सबका निकलेगा, यही नतीजे पर पहुंचेगा, जो अभी यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं, है ना। अब आगे,
काका काले कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें नदियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़े आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम पेप्सी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, बहन और बहन का स्थान जिसने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि लीड तिब्बत की बात मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिया पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल से असुर डाला, तना और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। वह बता रहे हैं कि ये इसका माता को छोड़कर, नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा माता बोलते हैं, सरस्वती माँ बोलते हैं, इसी तरह सब नदी को माता को छोड़ के एक और भी सिर्फ नदी के रूप में भी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। क्योंकि ममता का एक धागा है, एक मान रहे ममता का धागा है, लेकिन ममता प्यार का एक और धागा हो सकता है, भाई बहन का होता है ना। तो ही बहन का स्थान भी लेखक ने इसको दिया है, किसको, नदी को। किसका स्थान, बहन का भी स्थान इसको दिया है। और जब मैं जिसे हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, एक और चीज को अपने साथ जोड़ सकते हैं, जो बहन बोले हैं, बहन को भी अपने साथ इसको नदी में जोड़ सकते हैं। मतलब नदी को माता भी बोल सकते हैं, नदी को माँ भी बोल सकते हैं, नदी को ये क्या बोले, दादी माँ भी बोल सकते हैं, फुआ भी बोल सकते हैं, मौसी बोल सकते हैं, और एक और नाम दिया बहन भी, इसको हम बोल सकते हैं। जब मैं नदी के पास गया तो पैर नीचे करके लटका करके बैठ गया, है ना। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली पड़ गई, इसके बारे में मैंने सोचने लगा तो मुझे एक गाना याद है। लेखक बता रहे हैं, मुझे एक पैर लटका कर सतलुज नदी में बैठ गया और एक छोटा मोटा गाना गुनगुनाने लगा। कौन सा गाना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरन बहस तुम्हारी, है ना। बता रहे हैं कि जय हो, आपका क्या हो, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। सतलुज को क्या बताया गया है, बहन बताया गया है। क्या बताया गया है, बहन बताया गया है। लीला अचरज बहन तुम्हारी, लीला आपका क्या अचरज है, मतलब कि अलग अलग है। कभी यहाँ चल चला रही है, कभी यहाँ एक से सीमित हो गई, कभी बल खाते हुए चले, कभी अपना रास्ता खुद ढूंढ रही है। हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। इतना खुश कर दिया तुमको कि हम बलिहारी चल जाए, मतलब जो आप बोलिएगा वो हम कर सकते हैं। तुम बेटी या बाप हिमालय, तुम बेटी और बाप कौन है, हिमालय। नदी का बाप कौन है, हिमालय, है ना। प्राकृतिक नटी के चित्रित पट पर, मतलब प्राकृतिक का जो चिंतित पट पर चुपचाप हिमालय, मतलब कि हिमालय जो है बिना कुछ बोले बिना कुछ के चुपचाप बेचारा क्या कर दिए, नदी को बहा करके बैठे हुए, कुछ बोल नहीं रहे, शांति भाव में एकदम। बाप कौन, हिमालय बाप, है ना। प्राकृतिक नटी के विचित्र पट पर, प्राकृतिक मतलब होता है आसपास की अति, है ना। प्राकृतिक जो भगवान का दिया हुआ है, उसमें वह छल छलाती है, बल खाती है। नट्टी मतलब नटखट, नटखट तरह इधर से उधर इधर से उधर बल खाते रहती है नदी, है ना। अनुपम अनुभव छाव हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। बोल रहा अनुपम, अनुपम मतलब बहुत ही अच्छा, अद्भुत छाव तुम्हारी, तुम्हारी छाव क्या बहुत ही अच्छा है ना। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, सतलुज बहन आपकी क्या हो, जय हो, है ना। आप लोग का कहानी क्या होता है, समाप्त होता है। अब इसमें आपका लोग का शब्दार्थ है, शब्दार्थ बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और क और ख को बनाना है, इसको बना करके फिर भेजना है आप लोग को। कहानी बढ़िया समझ में आ गया है तो ये वाला बनाना है। कालेक्टर ने नदियों को किस रूप में देखा था, पुत्रियों के रूप में, लोक माता के रूप में, या पंथियों के रूप में, या नव विवाहित स्त्रियों के रूप में। तो इसी प्रकार जो सत्य होगा उसी में एक 4 ऑप्शन में एक टिक करके भेजना है, ठीक है।
उसके बाद है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़िए और ऊपर आश्रित शब्दों को उत्तर दीजिए। इसको पढ़ करके इसका क्या करना है, आगे ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह समझ करके इसका उत्तर देना है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 8 को क्वेश्चन आंसर है, इसको भी बना करके सर के पास क्या करना है, भेजना है ना। व्याकरण भी इसका क्या करना है, बनाना है। अब आगे आप लोग को अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अगला पार्ट में पार्ट 3 का है ना, फूल कदम। क्या कहा है, कविता का नाम होगा फूल कदम। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं अगला वीडियो में।